हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश टेट प्राथमिक स्तर 18 नवंबर 2018 का बाल विकास एवं शिक्षण विधि का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1। कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। अगला प्रश्न नंबर 2। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अक्षरों के शब्दों के मध्य सहचार्य से। अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचार्य से किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इनके मध्य सहचार्य होना अति आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अक्षरों के माध्य की जगह मध्य होगा, अक्षरों के मध्य सहचार्य से। अगला प्रश्न नंबर 3। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता या होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य और विशिष्ट छात्र। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्षा का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी कक्षा संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक, सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य और विशिष्ट छात्र। अगला प्रश्न नंबर 4। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गणना दोष। गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलेकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नगद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गणना दोष। अगला प्रश्न नंबर 5। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। ये संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संवेदी। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत
आवश्यक है। इसके साथ साथ संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 संवेदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा संश्लेषण और मूल्यांकन। बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। 1 संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, 2 भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, 3 मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत अभिप्रेरणा निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विक्टर ब्रूम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूचना प्रक्रियाकरण। ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है: अंतः प्रक्रिया स्रोत, नंबर 2 सूचना प्रक्रियाकरण, नंबर 3 व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान और नंबर 4 व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूचना प्रक्रियाकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं। शिक्षण अधिगम गुणवत्ता रूप में कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। ये कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण न होकर स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, ना कि लक्ष्य या उद्देश्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 निगमन से आगमन की ओर। हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉमेनियस के साथ मिलकर निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है, जो 11 प्रकार के हैं। नंबर 1 सरल से कठिन की ओर, नंबर 2 ज्ञात से अज्ञात की ओर, नंबर 3 स्थूल से सूक्ष्म की ओर, नंबर 4 पूर्ण से अंश की ओर,
नंबर 5 अनिश्चित से निश्चित की ओर। नंबर 6 दृश्य से अदृश्य की ओर। नंबर 7 विशिष्ट से सामान्य की ओर। नंबर 8 विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नंबर 9 मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। नंबर 10 अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। और नंबर 11 प्रकृति का अनुसरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 निगमन से आगमन की ओर। निगमन से आगमन की ओर एक शिक्षण विधि है, ना कि शिक्षण सूत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 योजना बनाना। A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद योजना बनाना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक और वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि संवेदना। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि संवेदना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो प्याजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जो निम्न है। संवेगात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है, तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 निम्न में से कौन सी बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भविष्य की योजना की सूझबूझ। बालावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, ना कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। ये विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भविष्य की योजना की सूझबूझ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव
शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चौमस्की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्वलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था है। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब वह वस्तुओं में अंतर व तुलना कर सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु का स्वरूप। अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता, वैयक्तिकता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु का स्वरूप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सहायता परक व्यवहार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की पुस्तक में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं: मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सहायता परक व्यवहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वतः शोध। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इसकी 2 प्रमुख प्रविधियां हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वतः शोध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा? तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। ये कथन गेट्स व अन्य के हैं, अतः इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। सही उत्तर इसका होगा गेट्स व अन्य के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये थार्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। थार्नडाइक के प्राथमिक नियम 3 हैं, जो है सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम, इसके बाद अभ्यास का नियम तथा तीसरा प्रभाव का नियम। ये तीनों थार्नडाइक के प्राथमिक नियम हैं। ये थार्नडाइक के गौण नियमों में से एक नियम है। थार्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। अधिगम वृद्धि, अधिगम समायोजन है, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है और अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्रियाशील है। अतः अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये कथन सही नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।